वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। थोड़ा इमेज को अपने सेट कर लूँ, कहाँ करूँ, यहाँ नहीं यहाँ करूँ। चलिए दोस्तों, ये सही रहेगा। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज हम अपने सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं आगे। फिजिक्स में जो हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ठीक है, इसे ही नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं, ये यहाँ ले आके रख देते हैं, ठीक रहेगा, आप सही है। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम अपने जो फिजिक्स का सीरीज़ चल रहा है न्यूमेरिकल, जो हम हर चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस सीरीज़ में, उसे आगे बढ़ाते हुए 3-4 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इस चैप्टर के बस 2 से 3 न्यूमेरिकल और बाकी थे, जो आज मैं लेकर के आया हूँ। तो लगभग 6 लेक्चर्स में आपका पहले चैप्टर का अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, कौन सा, अनसॉल्व्ड वाले सब न्यूमेरिकल हो चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम लोग रोज़ का 20 से 25 मिनट 30 मिनट लेकर के अब फार्मूले के साथ रिवीजन के साथ सारे न्यूमेरिकल को हम लोग कितने आसानी से कर लिए। तो इस तरह से अगर आपका साथ रहा तो आगे भी ये सीरीज़ चलता रहेगा, और अगर बेहतरीन साथ रहा तो मैथ का भी सीरीज़ आ जाएगा और सारे मैथ के लेक्चर भी आ जाएंगे आपके। सब कुछ मैं हमेशा बोलता हूँ आपके ही हाथ में है। और आज के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो ज़बरदस्त हैं, तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, जो ये आज ये चलेगा, इसका मतलब आज आपको स्क्रीन पे 38 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब 37 तक के क्वेश्चन पिछले लेक्चरों में कवर किए जा चुके हैं। तो अगर शुरू से आपको जानकारी लेना है तो फर्स्ट से, यानी मेरे फर्स्ट, यानी आज के 5वें लेक्चर, यानी 5 आज 6वां लेक्चर है, तो 5 लेक्चर आप लाइन बाय लाइन देखते आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और उस सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए साथ ही साथ पैरेलली, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। और आप लोग का व्यूज़ नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत ही दुखद बात है ये। आप लोग को तो इतना व्यूज़ देना चाहिए, इतना शेयर कर देना चाहिए, इतने दोस्तों से अपने जोड़ देना चाहिए, ताकि इस सीरीज़ का इंसल्ट ना हो। ये सीरीज़ का इंसल्ट हो रहा है दोस्तों। इसको चलाने का मतलब क्या है कि आप सभी जो दोस्तों जो घर पे बैठे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज़ चलाया जा रहा है, ताकि वे इसे कवर करें। स्कूल कॉलेज नहीं खुला है तो कम से कम यहीं से कवर करें उसे। और मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ देता जा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। फिर भी चलिए देखते हैं, 2-4 दिन और देखते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो फिर इसे भी मैं बंद कर दूंगा। क्या फ़ायदा है जब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है इतना कुछ करने का, तो फिर फ़ायदा क्या है। चलिए, तो ज़्यादा नहीं बात करते हुए आज का ये सेशन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 0.53 × 10 का पावर कितना दिया है, -12 मीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इसका लिखा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहे। ये तो और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कुछ दे कर जाएगा आज, ये कुछ सिखा कर जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो मार्कर का कलर चेंज करते हुए यहाँ पर बोला है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ कौन है, एक प्रोटॉन है। कल भी मैंने इसे बताया था, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कहीं ना कहीं आपका क्या बना रहा है, एक डाइपोल का इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, यानी एक डाइपोल बना रहा है।
और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर, यानी कहीं ना कहीं ये किसका वैल्यू है, ये 2L का वैल्यू है। तो हो गया आसानी से, हमें पता है P इक्वल टू होता है 2QL, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा पूछा है, यदि वे विरामावस्था में है। तो अभी ये क्या है, अभी ये याद रखिएगा, ये P इक्वल टू 2QL तभी होता है जब ये दोनों क्या होते हैं, दोनों चार्ज विरामावस्था में होते हैं, यानी इनके अंदर वेलोसिटी एकदम से नहीं होती है, वेलोसिटी 0 होती है। तो सीधे सीधे बात कर लेते हैं, 2 इंटू Q का वैल्यू, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कल भी मैंने ऐसे ही बताया था। तो आपको Q का पहले वैल्यू रखना होगा। Q का वैल्यू कितना होता है, Q का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19, और बाकी क्वेश्चन में 2L, ये 2L का वैल्यू दिया ही है तो 2L का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0.53 इंटू 10⁻12। अब आपको ये सब आता होगा, मैं हमेशा से ये कैलकुलेशन वाली चीज़ें नहीं करता हूँ, ये आपको आता है और आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था इसका फर्स्ट पार्ट का। तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा खिसका के बनाऊँगा, ये इस तरीके से, कुछ समझाने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ प्रोटॉन है, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है। तो ठीक है, यानी पहले कैसा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, अब ये घूमेगा ऐसे, इस तरीके से चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। ये इसका पाथ हो जाएगा, पाथ ट्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अराउंड प्रोटॉन। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर हम P एवरेज निकालेंगे, यानी कि मोमेंट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से होगा, मैं इसे क्या करता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं इसे दो पार्ट में, इधर का इस सेक्शन को मैं एक सेक्शन ड्रा कर देता हूँ, इसे मान लेता हूँ एक्स एक्स सेक्शन है। अब एक्स एक्स सेक्शन के, अगर हमें पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ प्रोटॉन यहाँ है, तो डायरेक्शन किधर होगा, P का डायरेक्शन इस साइड में होगा, कल ही बताया था, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। जब इतने आधे की बात करेंगे, जब इस आधे चक्कर की बात करेंगे, तब के लिए क्या होगा, हमेशा से ये कह सकते हैं जब यहाँ है तो यहाँ है, जब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस आधे चक्कर में अगर मैं देखूं, इस सर्कुलर जो पाथ है इसके हाफ पाथ में देखूं, तो हमेशा से कहीं ना कहीं P का डायरेक्शन इसी की इस साइड में आएगा, इस साइड में, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ कि जब इधर हाफ की बात करूँगा, सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ की अगर बात करें तो इस तरीके से, सेकंड हाफ की अगर बात करें, इस सेक्शन का जो आपको दिख रहा है, इसके अगर सेकंड हाफ की बात करें, इस हाफ की, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इधर आ जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव तो इधर ही है, निगेटिव इधर हो गया। अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, P का डायरेक्शन। यानी कि अब ये कहीं पर भी होगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो हमेशा क्या होगा, P का डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये सब होगा। यानी सेकंड हाफ में क्या होगा, सेकंड हाफ में जो होगा P का जो वैल्यू होगा, जो P का वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। तो बस जब इतना आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत आसानी से हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम कर रहे हैं अब आपको ध्यान देना होगा। तो हम जो P एवरेज, इसे इस तरीके का जब भी वैल्यू आता है कि वैल्यू चेंज होती है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है, तो उस समय हम P एवरेज निकालते हैं। और P एवरेज को हम
P1 प्लस P2 में करके करेंगे, ठीक है। अब P1 मैं किधर मांगू, जो ये सर्कल बना था तो इसके हाफ वाले पार्ट में, इस सर्कल के इस साइड वाले में जो P आ रहा था उसमें P1 एज्यूम करता हूँ, इस साइड में जो आ रहा था उसे P2 एज्यूम करता हूँ। तो जो P1 हो जाएगा, P1 को मैं पॉजिटिव एज्यूम कर लेता हूँ, और अगर इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये P जाता है तो इसे निगेटिव कर लेता हूँ। अब ये समझने वाली बात ये है कि ये जो सर्कुलर पाथ बना था इसके आधे हाफ में, आधा पूरा हाफ है, तो इधर पूरा P1 जो होगा, P1 वही तो P2 होगा, इस हाफ में वही तो P2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सर्कुलर पाथ बनाएगा ना, जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो आधा दूरी चलेगा इधर, आधा दूरी चलेगा इधर, यानी आधा दूरी किधर चलेगा, राइट ऑफ द सेक्शन, और आधा दूरी क्या चलेगा, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो जो लेफ्ट राइट में चलेगा उसे पॉजिटिव मान लिया, और जो लेफ्ट में चलेगा उसे निगेटिव मान लिया, और दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हमें ये समझ में आ गया। तो हम ये कर सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, बट P1 इक्वल टू माइनस ऑफ P2, ये भी तो है। सारा वैल्यू यहाँ उठा करके रखते हैं और सीधे आंसर आ जाएगा। तो P2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं, P माइनस P, समझ में आ रहा होगा। जब P माइनस P करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर डाइपोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके IITs NITs के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर कहीं कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसके चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है तो एवरेज डाइपोल मोमेंट होगा क्या, तो P एवरेज का वैल्यू हो जाएगा सीधे क्या हो जाएगा, 0। ये नोट पॉइंट है। ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ने इतना टाइम ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन पर कूलाम में से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि अगर डाइपोल रखा है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक मोमेंट लगता है जो इसे क्या करेगा, इधर टर्न मारेगा मोमेंट, और इसे क्या बोलते हैं, टाउ का मतलब बल आघूर्ण। मोमेंट भी एक क्या होता है, बल के द्वारा लगाया हुआ इफेक्ट होता है, तो उसे बल आघूर्ण बोलते हैं। अब ऐसा ये मोमेंट का मतलब ये होता है, ऐसा बल होता है जो उसे अपने जगह से बिना डिस्प्लेस किए हुए रोटेशन दे देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे टार्क कहते हैं या फिर बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसका वैल्यू जो होगा डाइपोल मोमेंट के टर्म में तो PE sin θ होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू PE sin θ। क्वेश्चन में P नहीं दिया है, यही पूछ रहा है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ अपान E sin θ, टाउ अपान E sin θ। अब जरा इरेज कर लेते हैं। चेंज कर लेते हैं कलर भी। तो यहाँ टाउ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9 × 10⁻⁻² ही दिया ना, आप लोग देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत होगा तो। और यहाँ दिया है 10⁴ इंटू sin θ का वैल्यू कितना दिया है, sin θ का वैल्यू जो दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे sin 30 डिग्री। ये जो है ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बन के निकलेगा, और यही इसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यही क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 40, दिया है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं।
यह वैद्युत द्विध्रुव एक गुणा 10 का पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। पहला क्वेश्चन। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। बहुत आसान क्वेश्चन, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से दोस्तों बहुत अच्छा समझ में आता है। तो यहाँ लिखा है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ लिखा है 1 माइक्रोकूलम प्लस का हो गया। बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। पी पूछ रहा है डायरेक्टली। द्विध्रुव यह द्विध्रुव के 1 गुणा 10 का पावर कितना है? 1 गुणा 10 का पावर 1 गुणा 10 का पावर 5। ठीक है। तो P पूछ रहा है, तो P के लिए क्या होता है? 2QL होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो 2L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया, या Q का वैल्यू रखेंगे 1 × 10 का पावर -6 चेंज कर लेंगे कूलम्ब में माइक्रो से, और 2L का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, आ जाएगा आंसर। हो गया ये पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो टाउ पूछ रहा है। अभी मैंने फार्मूला बताया। अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बातें है, लिखा है कि वह उसी के दिशा में रखा है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, लिखा है दोनों मिलकर एक रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। यही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। तो हमें पता है सीधे सीधे पी हो जाएगा। और यहाँ पर जब स्टेबल कंडीशन में है, तो स्टेबल कंडीशन एक ही हो सकता है जब डाइपोल कैसा हो जब आपका डाइपोल कैसा हो। हाँ, तो मैं क्या बताया था, टाउ इक्वल टू पी हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों ने निकाल ही लिया, E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। तो P का वैल्यू अभी ने पीछे निकाला है, और 1 × 10 का पावर 5 जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो लगभग हमको लगता है 40 क्वेश्चन थे पहले चैप्टर में, और वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। हाँ, ये क्वेश्चन एक बच्ची ने मेरे पास डाउट के रूप में भेजा है। आप लोग तो भेजते भी नहीं हैं, किसी ने तो भेजा। तो इसे मैं सोचा कि इसे डाउट सेशन में ले करके, आज के लिए 3 ही क्वेश्चन था, तो इसी में इसे कंप्लीट करा देते हैं। और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिया है क्वेश्चन में, और ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लायक है, क्योंकि मुझे इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 का पावर -4 सेंटीमीटर की जल की एक बूंद है। ठीक है। स्वतंत्रता रूप से लटकी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छुपा हुआ है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। यानी आप समझिए, एक जल का बूंद है यहाँ पर, और यह स्वतंत्रता रूप से लटका हुआ है वायु में। इसका क्या मतलब बनता है? अगर कोई आप जल का बूंद हवा में छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, नीचे ज़मीन पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका वेट काम करता है mg। ठीक है। अब ये अगर रुका है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऊपर की ओर इस पर कार्य कर रहा होगा। कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो ऊपर लग रहा होगा, तभी हवा में रुका है। और यहाँ क्वेश्चन में कौन फोर्स है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ ऊपर की दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, E, और इसके वजह से एक फोर्स आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका वैल्यू होगा Q × E। ये फोर्स F वाला इस W के बराबर होगा, तभी ये हवा में क्या होगा, लटका होगा। यानी ऊपर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस F को इस W के इक्वल कर देंगे, F इक्वल टू W, और F इक्वल टू QE इक्वल टू mg। बाकी आपको पता है कि हमसे Q ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा, mg/E हो जाएगा। और क्वेश्चन में E का वैल्यू दिया है 500, रख दीजिएगा। m क्या होगा? तो m कौन है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूछा है। त्रिज्या की चाल से एक बूंद पर वायु में लटकी जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। 10 का पावर 4। अब देखिए ये तो बेसिक हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ से इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं। यम के लिए कोई डायरेक्टली वैल्यू दिया नहीं है। जी का वैल्यू आपको पता है 10।
हमें यम का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यम के लिए क्या है, ये एक इसका रेडियस दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है क्वेश्चन में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब इसकी मदद से, अब चूंकि ये गोला होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है गोले का 4/3 πr³। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो मास होता है, मास यानी द्रव्यमान, वो क्या होता है, वॉल्यूम बाई डेंसिटी होता है। हाँ सही है, वॉल्यूम इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी, सही है। यहीं से हम निकाल पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को इरेज करता हूँ। गोले का वॉल्यूम आपको पता ही होगा, आसान है। थोड़ा और साइज बढ़ाना पड़ेगा, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πr³। और अपन, अब ये जल का बूंद है तो जल के बूंद का जो डेंसिटी होता है कितना होता है 10⁻³ यहाँ से वैल्यू रखना दोस्तों। 4/3 πr का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में दिया है, रख देना, 10⁻³ से डिवाइड कर देना, यम आ जाएगा। और वही यम जो मैंने अभी जस्ट पहले फार्मूला बताया है, क्या था, mg/e, इसमें ला करके पुट कर देना दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। बाकी कैलकुलेशन आपको करना है। मैं यहाँ पर बस आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, टेक्निक बता सकता हूँ, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है और यहाँ पर उतना इजी नहीं होगा पूरा कैलकुलेशन करना। ये सब तो आप कर ही सकते हैं, छोटे छोटे काम हैं। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, नहीं तो ये ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे ही बना रहा तो ना कोई रिस्पांस, ना कोई रिज़ल्ट आने से सीरीज़ को मैं क्लोज कर दूंगा। थोड़ा बड़ा करके बात कर लेते हैं 2-4 मिनट। तो मेरा कहना है ये दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंचाइए, ठीक है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं सीरीज़ ज़्यादा दिन तक मेहनत लगता है दोस्तों इसमें बनाने में। PDF बनाओ, फिर ऐप डाउनलोड करो, फिर उसे क्रॉप करो, फिर से वाटरमार्क लगाओ, तमाम सारी बातें। खैर वो सब तो अलग बातें हैं, रिस्पांस आएगा तो सब कुछ आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए। अब अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा, और अगर मुझे लगेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताना होगा तो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।